हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज के वीडियो में हम बात करते हैं बीकॉम द्वितीय वर्ष के लिए प्रश्न पत्र द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे, पुराना हमारा टॉपिक चला आ रहा था विदेशी विनिमय दरों का निर्धारण। पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं, पिछले 2 वीडियो में हमने बात की थी विनिमय दरों का अर्थ, परिभाषा, विनिमय दर के प्रकार या स्वरूप के बारे में हमने चर्चा की थी। इसके बाद हमने बात की थी कि विनिमय दरों के निर्धारण के लिए मांग एवं पूर्ति सिद्धांत के आधार पर विनिमय दरों का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे विनिमय दर निर्धारण के जो सिद्धांत है उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए क्रय शक्ति समता सिद्धांत, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है, पूछा जाता है, तो इस बारे में हम बात करेंगे। देखिए ये सिद्धांत क्या बताता है कि विनिमय दर का निर्धारण किस प्रकार से होगा। तो ये सिद्धांत ये बताता है कि किसी भी देश में मुद्रा की जो क्रय शक्ति है उसके आधार पर विनिमय दर का निर्धारण होगा। यानी कि इसके अंतर्गत एक वस्तुओं का यदि हम समूह की बात करें, पहले एक वस्तु पे बात करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए भारत के अंदर हम बात करते हैं कि किसी भी वस्तु को आप ले लीजिए, मान लीजिए कोई भी वस्तु भारत में 1 किलोग्राम यदि हम किसी वस्तु की मात्रा की बात करें और भारत में वो आ रही है 1 रुपये में, और वही वस्तु अमेरिका में यदि हम बात करें तो उसी वस्तु की उतनी ही मात्रा मान लीजिए अमेरिका में 15 सेंट में मिल जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, भारत का 1 रुपया अमेरिका में 15 सेंट के बराबर होगा। तो यहाँ पर दोनों की जो विनिमय दर होगी वो होगी 1 रुपया बराबर 15 सेंट। यानी कि उन दोनों की क्रय शक्ति जहाँ पर बराबर हो जाए, समान हो जाए, मुद्राओं की, दोनों देशों की मुद्राओं की क्रय शक्ति जहाँ पर समान हो जाए, बराबर हो जाए, वही दर विनिमय दर कहलाएगी। देखिए यहाँ पर इस सिद्धांत के अनुसार 2 अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रामान वाले देशों के बीच विनिमय दर निर्धारण उन दोनों देशों की मुद्राओं की क्रय शक्ति के पारस्परिक अनुपात द्वारा निर्धारित होती है। अर्थात विनिमय दर उस बिंदु पर स्थिर होने की प्रवृत्ति रखती है जहां दोनों देशों की मुद्राओं की क्रय शक्तियों में समानता हो जाती है। मान लीजिए भारत में 1 किलो गेहूँ 30 रुपये का मिल रहा है और अमेरिका में वही 1 किलो गेहूँ उसी क्वालिटी का 15 सेंट में मिलता है, तो दोनों की विनिमय दरें हो जाएगी 1 रुपया बराबर 15 सेंट। तो इस प्रकार से जहाँ पर दोनों की वस्तुओं को क्रय करने की परचेजिंग पावर मुद्रा की बराबर हो जाए, समान हो जाए, तो वही मुद्रा दर क्रय शक्ति सिद्धांत के अनुसार वही विनिमय दर निर्धारित होगी। इसके बाद हम देखते हैं इस सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो देखिए क्रय शक्ति सिद्धांत की जहाँ तक हम बात करें, हमने देख लिया कि विनिमय दर का निर्धारण किस प्रकार से हुआ है। तो सबसे पहले इसकी विशेषताओं में आप देखिए विनिमय दर का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट्स, यानी कि जो अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रामान हैं उसमें विनिमय दर का निर्धारण उन देशों की मुद्राओं की क्रय शक्ति में समानता के आधार पर निर्धारित होता है। जहाँ पर दोनों की क्रय शक्ति समान हो जाएगी वहीं पर विनिमय दर का निर्धारण होगा। तो इस प्रकार से ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। नेक्स्ट देखिए विनिमय दरों में परिवर्तन, चेंज इन एक्सचेंज रेट, यानी कि विनिमय दर में परिवर्तन, यदि मुद्रा की क्रय शक्ति में परिवर्तन होता है तो विनिमय दरों में भी परिवर्तन हो जाएगा। किसी भी देश की मुद्रा में की क्रय शक्ति में यदि परिवर्तन हुआ है तो उस देश में की मुद्रा की क्रय शक्ति परिवर्तित होते ही विनिमय दरों में भी परिवर्तन आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्रय शक्ति में तुलनात्मक परिवर्तन के कारण इनमें परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट देखिए परिवर्तन की दिशा एवं सीमा, लिमिट एंड डायरेक्शन ऑफ चेंजेस, यानी कि पत्र मुद्रामान वाले देशों की विनिमय दर में जिस दिशा में जिस सीमा तक परिवर्तन होगा, उन देशों की मुद्राओं की क्रय शक्ति में होने वाले परिवर्तन भी उसी दिशा में उसी सीमा के अनुरूप होंगे और विनिमय दरें भी परिवर्तित हो जाएगी। जब मुद्राओं की क्रय शक्ति में उस अनुरूप परिवर्तन होंगे तो उस देश की विनिमय दरें भी परिवर्तित हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए
दीर्घकालीन प्रवृत्ति का द्योतक, सिंबल ऑफ लॉन्ग टर्म टेंडेंसी। यह सिद्धांत विनिमय दर निर्धारण का एक दीर्घकालीन सिद्धांत है। अल्पकाल में विनिमय दर क्रय शक्ति समता के कुछ ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन दीर्घकाल में हमेशा विनिमय दर क्रय शक्ति समता के बराबर होगी। देखिए कीमतों में डेली कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, तो ये बहुत इन पे डिपेंड नहीं करती। अल्पकाल की जो कीमतों में परिवर्तन है उस पर डिपेंड नहीं करती, ये डिपेंड करती है दीर्घकालीन परिवर्तनों पर। यानी कि दीर्घकाल में किसी भी देश में कीमतों में परिवर्तन की क्या टेंडेंसी रही है, क्या प्रवृत्ति रही है, उसी आधार पर वस्तुओं की विनिमय दर का निर्धारण होता है, देश की मुद्राओं की विनिमय दर का निर्धारण होता है। नेक्स्ट देखिए, क्रय शक्ति समता का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी कि पत्र मुद्रामान वाले देशों की मुद्रा की सामान्य क्रय शक्ति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? मूल्य सूचकांकों के आधार पर। ये ध्यान रखिए, मूल्य सूचकांकों को इसमें निर्धारण का मुख्य आधार माना है। मूल्य सूचकांक हम पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स में, फिशर का मूल्य सूचकांक है जिसमें आदर्श या समय उत्क्राम्यता, तत्व उत्क्राम्यता मूल्य सूचकांक है, आदर्श मूल्य सूचकांक है। लेस्पेयर के आधार पे हमने, लेस्पेयर विधि के आधार पे मूल्य सूचकांक आपने पढ़े होंगे। तो इस प्रकार से ये जो मूल्य सूचकांक है किसी भी देश में, उनको आधार माना जाता है वस्तुओं की कीमतों के निर्धारण के लिए, और उसी के आधार पर किसी भी देश की मुद्रा की विनिमय दर का निर्धारण किया जाता है। तो इसका जो बेस है वो जनरल प्राइस इंडेक्स है, सामान्य मूल्य सूचकांक है जिनके आधार पर विनिमय दर का निर्धारण किया जाता है। तो ये इस सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं हैं। इसके बाद हम देखते हैं इस सिद्धांत की आलोचनाएं किस आधार पर की जाती है। तो देखते हैं हम, इसमें पॉइंट्स है हमारा क्रिटिसिज्म ऑफ द परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी। देखिए, हालांकि ये सिद्धांत बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक परीक्षण करता है, लेकिन कुछ पॉइंट्स का, कुछ टॉपिक्स पर की ये संतोषजनक व्याख्या नहीं कर पा रहा है। तो इस कारण से इसकी कटु आलोचनाएं कुछ अर्थशास्त्रियों ने की है। उन्होंने किस आधार पर इसकी आलोचनाएं की है, तो हम देखते हैं वो आधार कौन कौन से हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है, मुद्राओं की क्रय शक्ति का ठीक माप नहीं करना, एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ करेंसीज इज डिफ़िकल्ट। यानी कि यह सिद्धांत विभिन्न देशों की मुद्राओं की क्रय शक्ति का ठीक माप नहीं कर पाता। अभी मैंने आपको बताया था इस सिद्धांत में जो मापने का आधार है वो है मूल्य सूचकांक, लेकिन मूल्य सूचकांक हमेशा भूतकाल की कीमतों से संबंधित होते हैं। तो भूतकाल की कीमतों से संबंधित होने के कारण इनका सही अनुमान हम नहीं लगा सकते। वर्तमान में क्या कीमतें हैं, तो भविष्य की क्रय शक्ति का अनुमान नहीं लगाया जा सकता भूतकाल के आधार पर। तो इस आधार पर इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है। इसी के अलावा कीमत सूचकांक देखिए, बहुत बार क्या होता है कि कीमत सूचकांक में किसी एक देश में किन वस्तुओं को सम्मिलित किया है और दूसरे देश ने उस सूचकांक में किन वस्तुओं को सम्मिलित किया है। दोनों देशों में वस्तुओं की प्राथमिकताएं अलग अलग हो सकती है। विकसित देशों में वस्तुओं की प्राथमिकताओं का क्रम अलग है, जबकि विकासशील देशों में वस्तुओं की प्राथमिकताओं का क्रम अलग है। मांग का आधार अलग है, विकसित देशों में वस्तुओं की मांग का आधार अलग होता है। तो इस प्रकार से एक उन सूचकांकों पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं किया जा सकता। उन सूचकांकों के आधार पर यदि विनिमय दरें निर्धारित की जाती है तो वो सही नहीं है। तो इस प्रकार से ये मुद्राओं की क्रय शक्ति का ठीक से मापन नहीं कर पाता। नेक्स्ट देखिए, परिवहन व्यय की उपेक्षा, इग्नोर्स द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। देखिए, वस्तुओं की कीमतों के निर्धारण में परिवहन व्यय भी बहुत मुख्य भूमिका अदा करते हैं, लेकिन इस सिद्धांत में परिवहन लागतों की उपेक्षा की गई है। विनिमय दरों के निर्धारण में परिवहन व्यय को कंसीडर नहीं किया गया है। इसके अलावा विज्ञापन, पैकिंग, ये जो अदर जितने भी खर्चे हैं, लागतें हैं, इनकी इसमें उपेक्षा की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक पक्षीय एवं अपूर्ण सिद्धांत, वन साइडेड एंड इनकम्प्लीट थ्योरी।
यह सिद्धांत एक पक्षीय है क्योंकि विनिमय निर्धारण करते समय ये केवल मुद्रा की क्रय शक्ति को ही ध्यान में रखता है, जबकि विदेशी मुद्रा की कुल मांग और कुल पूर्ति के आधार पर विनिमय दरों का निर्धारण होता है। हमने पढ़ लिया था पिछले वीडियो में। तो ये सिद्धांत केवल क्रय शक्ति को ध्यान में रखता है, विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति को आधार नहीं मानता, उन पर ध्यान नहीं देता। तो सिर्फ एक पक्षीय सिद्धांत है और अपूर्ण सिद्धांत है, जब क्योंकि मुद्रा की मांग और पूर्ति भी कीमतों में परिवर्तन को जन्म देती है, जब जिसकी ये व्याख्या नहीं कर पाता। इस प्रकार से इस सिद्धांत को हम वन साइडेड कह सकते हैं और इनकम्प्लीट थ्योरी कहा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विनिमय दर निर्धारण के अनेक तत्वों की उपेक्षा नेग्लेक्ट्स मैनी फैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। इस सिद्धांत में भुगतान संतुलन में सम्मिलित होने वाले ऐसे अनेक तत्वों की उपेक्षा की गई है जो वास्तव में विनिमय दरों को प्रभावित करती है, जिनके कारण आंतरिक मूल्य स्तर प्रभावित होते हैं। जिसमें आप देखिए, विदेशी मुद्रा में यदि सट्टे की प्रवृत्ति है तो वो किसी सीमा तक है। बैंकों के आपसी लेन देन, स्टॉक और शेयर के क्रय विक्रय में से जो पूंजी का आवागमन हुआ है, या दीर्घकालीन विनियोग है, अथवा ब्याज और लाभ का किसी प्रकार का कोई हस्तांतरण हुआ है, तो ये सब भी विदेशी विनिमय दरों को प्रभावित करेंगे। लेकिन इनका कोई ध्यान नहीं रखा गया है, इनकी उपेक्षा की गई है। इस प्रकार से बहुत से तत्वों की इस सिद्धांत में उपेक्षा की गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मांग की लोच संबंधी गलत मान्यताएं, रॉन्ग एजम्पशंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यह सिद्धांत क्या मान के चलता है? दोनों देशों में वस्तुओं की मांग की लोच इकाई के बराबर है, अर्थात मांग में, कीमत में जितना परिवर्तन होगा मांग में उतना ही परिवर्तन होगा, समान अनुपात में परिवर्तन होगा दोनों ही देशों में। तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों देशों में जो मांग की लोच है वस्तुओं की वो समान हो, जितनी कीमत में परिवर्तन हो उतना ही मांग में परिवर्तन हो, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि वस्तुओं की मांग में घटत बढ़त मूल्य स्तर के अनुपात में हो ये आवश्यक नहीं है। तो इसलिए मांग की लोच इकाई से कम या ज़्यादा भी हो सकती है वास्तविकता में यदि हम देखें तो ये मान्यता इसकी गलत है। इस आधार पर हम इसकी आलोचना कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विनिमय दर को पहले से ही मानकर चलना अनुपयुक्त, प्री एजम्पशंस ऑफ एक्सचेंज इज अनसुटेबल। यह सिद्धांत विनिमय दरों का पहले से ही मानकर चलता है, जबकि पहले से इसे मानकर चलना गलत है। दोनों देशों की मुद्राओं की क्रय शक्ति की समता निकालने से पूर्व किसी भी एक विनिमय दर को ये सिद्धांत पहले से मान लेता है, क्योंकि इस विनिमय दर के बिना दोनों देशों की मुद्राओं की क्रय शक्तियों की समता व्यक्त करना संभव नहीं है। लेकिन इस प्रकार से जिस देश की इसने पहले से मानी है वो गलत है, किस देश की माननी है, किस आधार पर माननी है, इसका कोई पैमाना निश्चित नहीं है, प्री डिसाइडेड नहीं है। तो इस प्रकार से किसी भी देश की विनिमय दर को यदि पहले से हम मान लें तो वो मानना गलत है। नेक्स्ट देखिए, अल्पकाल से संबंधित नहीं है। यह सिद्धांत दीर्घकाल से संबंधित है। शॉर्ट टर्म से किसी भी प्रकार का इसको कोई लेना देना नहीं है। यह सिद्धांत केवल दीर्घकालीन विनिमय दर को बताता है। दोनों देशों में क्रय शक्ति समता जो है वो दीर्घकालीन प्रवृत्ति रखती है। दीर्घकाल में क्या कीमतों में परिवर्तन रहे हैं, किस आधार पर रहे हैं, सिर्फ उसी को आधार मानता है। अल्पकालीन परिवर्तनों की ये उपेक्षा करता है, जबकि वास्तव में हम जीवन अल्पकाल में जीते हैं, दीर्घकाल हमने नहीं देखा है। तो अल्पकाल की व्याख्या करने में ये सिद्धांत सक्षम नहीं है। तो इस प्रकार से ये एक अल्पकाल को वास्तव में व्याख्या नहीं कर पा रहा है। दीर्घकालीन सिद्धांत इसे कहा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, वस्तुओं के गुणों की उपेक्षा, नेग्लेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ गुड्स। देखिए, ये जो सिद्धांत है दोनों देशों में जो वस्तुओं की क्वालिटी है उसकी उपेक्षा कर रहा है। हो सकता है किसी एक देश में किसी एक वस्तु की क्वालिटी अच्छी हो और दूसरे देश में सेम क्वालिटी की वस्तु अवेलेबल नहीं हो। दोनों देशों में क्वालिटी अलग अलग हो सकती है, तो ये उस क्वालिटी की उपेक्षा कर रहा है। ये सिर्फ उस वस्तु की कीमत और मात्रा को आधार मान रहा है, उस वस्तु की क्वालिटी और किस्म को आधार नहीं मानता है। तो इस प्रकार से वस्तु के गुणों की ये सिद्धांत
उपेक्षा करता है, उसके गुणों को कंसीडर नहीं कर पा रहा है। बहुत बार कीमतें गुणों के आधार पर, क्वालिटी के आधार पर भी प्रभावित होती है। अच्छी क्वालिटी की वस्तु अच्छी कीमत पे मिलती है, जबकि इसमें क्वालिटी को कंसीडर नहीं किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्वतंत्र व्यापार नीति की कल्पना मिथ्या, रॉन्ग एजम्पशंस ऑफ फ्री ट्रेड। यह सिद्धांत क्या मान के चलता है, दोनों देशों में स्वतंत्र व्यापार होता है, ये जबकि स्वतंत्र व्यापार की कल्पना करना मिथ्या है। वास्तव में किसी भी देश में वर्तमान समय में स्वतंत्र व्यापार नहीं है। व्यापार में किसी न किसी प्रकार का कुछ रुकावट मिलेगी या किसी न किसी प्रकार का कुछ सरकारी नियंत्रण देखने को मिलेगा। पूर्ण रूप से स्वतंत्र व्यापार नीति किसी भी देश में नहीं है। विदेशी व्यापार पर विभिन्न प्रकार के नियंत्रण और प्रतिबंध देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से स्वतंत्र व्यापार नीति की कल्पना मिथ्या है, भ्रामक है। नेक्स्ट पॉइंट है तकनीकी तथा प्रौद्योगिकी विकास की उपेक्षा। नेग्लेक्ट्स टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। यह सिद्धांत अर्थव्यवस्था में होने वाले तकनीकी और प्रौद्योगिकी विकास पर ध्यान नहीं देता, जबकि जो वस्तुओं की कीमतें हैं, क्वालिटी है, वो प्रौद्योगिकी और तकनीकी विकास से प्रभावित होती है और लगातार देश में तकनीकी विकास या प्रौद्योगिकी विकास होते रहते हैं, जिसके कारण वस्तुओं की उत्पादकता और लागतों में उत्पादकता बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ता है, लागतें लगातार कम होने की प्रवृत्ति रखती है, जिससे मूल्य स्तर भी प्रभावित होता है। लेकिन इस सिद्धांत में इन तत्वों की उपेक्षा की गई है। किसी भी प्रकार से तकनीकी या प्रौद्योगिकी विकास को नहीं देखा गया है, उसकी पूर्ण रूप से उपेक्षा की गई है, जो मूल्यों पर मुख्य रूप से प्रभाव डालती हैं, मूल्यों को प्रभावित करती है, लागतों को प्रभावित करती है। तो इस प्रकार से इन सभी तत्वों के आधार पर इस सिद्धांत की आलोचना की जा सकती है। तो इस प्रकार से ये क्रय शक्ति समता सिद्धांत हमारा परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी हमारी समाप्त होती है विनिमय दर निर्धारण की। तो ये आज का टॉपिक हमारा यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।